In this video, I am going to discuss some important questions of chapter 1, chemical reactions and equation. Before moving to the question answer segment, let's revise all the important reaction types. First, combination reaction. Combination reaction में रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर के एक कॉमन प्रोडक्ट बनाते हैं. किसी भी केमिकल रिएक्शन में एरो के जो टेल एंड की तरफ जो भी चीजें होती हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और इसका जो हेड एरो होता है इसके राइट हैंड में हम जो चीजें लिखते हैं वो हमारा प्रोडक्ट होता है. यानी एलएचएस साइड में हमारा रिएक्टेंट हमेशा लिखा जाता है और आरएचएस साइड में हमारा प्रोडक्ट हमेशा लिखा जाता है. अगर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के एक कॉमन प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं. नेक्स्ट, डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोज होने का मतलब है कि एक रिएक्टेंट जो कॉमन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होगा वो ब्रेक कर जाएगा अपने प्रोडक्ट में डिफरेंट फॉर्म में. जैसे यहां पे अगर ए बी कोई रिएक्टेंट है हमारा, तो वो हीट ट्रीटमेंट या किसी अदर वजह से रिएक्शन जब उसकी हो रही है तो वो ए और बी में ब्रेक कर गया, मतलब अपने कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक कर जा रहा है, तो डीकंपोज होना सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट. तो जैसा कि नाम से क्लियर है, डिस्प्लेस करना. यहां पे देखो, इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं, इसमें मान लो रिएक्टेंट यहां पे हमारे दो हैं. पहला रिएक्टेंट हमारा ए बी है और दूसरा रिएक्टेंट हमारा सी है. तो यहां पे अगर यहां पे सी हमारा ए को रिप्लेस कर दे रहा है, मतलब कोई भी रिएक्टेंट एक दूसरे अपने रिएक्टेंट को रिप्लेस कर दे रहा है, तो ऐसी टाइप की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. अब यहां पे देखो, ए और बी रिएक्शन थी और ये ए और बी के रिएक्ट कर रहा था सी से, तो सी जो था उसने ए को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद आके बैठ गया. तो यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बना वहां पे बी सी प्लस ए हमारा आइसोलेट हो गया, निकल गया, यहां से रिमूव हो गया. तो ऐसी रिएक्शन के टाइप को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मतलब अपनी जगह से डिस्प्लेस होना. नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो होता है, पर यहां पे दो कंपोनेंट्स का आपस में डिस्प्लेसमेंट होता है. जैसे यहां पे देखो, यहां पे हमारे दो रिएक्टेंट हैं. यहां पे हमारा ए बी एक रिएक्टेंट है और सी डी हमारा एक दूसरा रिएक्टेंट है. ये जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छा यहां पे एक खास बात ये देखो, ये ए बी एक रिएक्टेंट है पर ये दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ए बी, और यहां पे किससे मिलकर बना हुआ है, सी डी. तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि यहां पे जो हमारा डी है वो बी को जाकर के डिस्प्लेस कर दे रहा है उसकी पोजीशन से. तो ए डी एक कंपोनेंट बन जा, एक प्रोडक्ट बन जा रहे हैं, और यहां से जो बी निकला हुआ है ना, ये बी जाकर के सी से एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है. तो यहां पे बी सी, यहां पे हमारा एक नया हमारा प्रोडक्ट बन रहा है. तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेस हो रहा है वो आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज हम कह सकते हैं उसको. ठीक है, तो यह डबल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी चौथी टाइप की रिएक्शन थी. और लास्ट टाइप की हमारी जो रिएक्शन होती है वो होती है रिडॉक्स रिएक्शन. और रिडॉक्स रिएक्शन में हमारी दो रिएक्शंस आती हैं, एक होती है ऑक्सीडेशन और एक हमारी होती है रिडक्शन. इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरा हम देख लेते हैं. इसके जस्ट बाद हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है. ऑक्सीडेशन के बारे में तीन स्टेटमेंट देखिए. अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाती है. मतलब किसी भी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वो वाली रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है. दूसरा हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑक्सीजन का गेन. ऑक्सीडेशन एकदम सिंपल है, ओ से ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीडेशन. तो अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. और थर्ड टाइप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाइड्रोजन के लॉस से. अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो वो रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन कहलाती है. इसके जस्ट अपोजिट में रिडक्शन चलता है. रिडक्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है. ऑक्सीजन जो होता है यहां पे लूज हो रहा है. अगर उस रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो वो एक रिडक्शन है, और अगर हाइड्रोजन हमारा गेन हो रहा है तो वो रिडक्शन है. तो एक बार सिंपल हम एक बार रिवाइज करते हैं. ऑक्सीडेशन को हम तीन बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में. इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के बेसिस में, अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. अगर उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. अगर उसमें से हाइड्रोजन निकल जा रहा है तो भी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रॉन का गेन, ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन. इस चीज को अभी हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं. जैसे यहां पे एक रिएक्शन देखो,
BaSO4 की रिएक्शन हो रही है कार्बन के साथ और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है BaSO4। तो सबसे पहले इसको हम बैलेंस भी करते हैं। देखो बैलेंस करना भी हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक था, उसको जरा हम एक बार देखते हैं। बैलेंस करने के लिए देखो मैं एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले हमें पता होता है कि ये LHS है और ये हमारा राइट साइड में RHS होता है। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में जब हम सीख रहे होते हैं या अगर हमें किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ में आ रहा तो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, इसके बाद तो डायरेक्ट हम लोग सीधे करते हैं कैलकुलेशन। तो हम सबसे पहले LHS साइड के जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सबको हम लिख लेते हैं। यहां पे देखो Ba है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और यहां पे लास्ट में कार्बन लिख दे रहा हूं। ठीक, ओके। तो यहां पे अगर हम देखें तो कार्बन LHS साइड में कितना है 1 और RHS साइड में यहां पे लिख दे रहा हूं कितना है 1। ओके, यहां पे अगर हम देखें बेरियम हमारा LHS साइड में कितना है 1 और यहां पे कितना है 1। सल्फर यहां पे हमारा कितना है 1। ऑक्सीजन हमारा यहां पे कितना है 4। सल्फर इधर भी 1 था और ऑक्सीजन हमारा यहां पे कितना था 1। तो यहां पे देखो ऑक्सीजन का नंबर वेरी कर रहा है, यहां पे ऑक्सीजन 4 है और यहां पे ऑक्सीजन 1 है। अब यहां पे देखो बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन अगर हो रही है तो रिएक्टेंट का जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहेगा प्रोडक्ट में। मास ना तो ऐड हो सकता है ना तो उसका लॉस किया जा सकता है। ठीक है, तो मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर नंबर ऑफ एटम वेरी कर रहे हैं तो उनका मॉलिक्यूलर मास भी वेरी कर जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखो तीनों चीजें तो बैलेंस थी, पर यहां ऑक्सीजन देखो, एक ऑक्सीजन का हमारा होता है 16 जो इसका मास है। ठीक है, और अगर 4 है तो 64 यूनिट इसका मास होना चाहिए, बट यहां पे प्रोडक्ट में वो कितना जाके हो रहा है फाइनल, वहां पे 16। तो यहां पे 48 का लॉस हो रहा है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये नहीं पॉसिबल है, तो इसीलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, हो सकता है तुम्हें फास्ट लग रहा हो, मैं इसके लिए एक डिटेल टॉपिक बना दूंगा। मैं यहां पे रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि मुझे मेन क्वेश्चन आंसर्स करवाने हैं, बट मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि क्वेश्चन आंसर इजीली हो जाएं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखते हैं क्या होगा, अब यहां पे अगर हमको इसको बैलेंस करना है तो मिनिमम मुझे एक बार बताओ, यहां पे अगर 4 ऑक्सीजन है तो रिएक्टेंट में अगर 4 है तो प्रोडक्ट में मिनिमम 4 ऑक्सीजन होना चाहिए, सीधा सा लॉजिक है। ठीक है, तो यहां पे 4 होने का सिर्फ पॉसिबल केस है अगर मैं यहां 4 कर दूं। अगर मैं यहां 4 कर दूंगा तो 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, बट यहां कार्बन कितना हो गया, कार्बन 4 हो गया और यहां पे कार्बन कितना है 1। यहां पे अगर हम 4 कर देंगे रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक, चलो अब ये एग्जाम्पल जो था हमारा, इस एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। ओके, अब देखो यहां पे 4CO हो गया और 4 कार्बन हो गया, ये बैलेंस हो गई। अब अपने हम ऑक्सीडेशन के टॉपिक में आ रहे हैं। देखो यहां पे BaSO4 में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है BaS बेरियम सल्फेट बनने के साथ साथ ये हमारा लॉस हो गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, और यहां पे जो कार्बन है, कार्बन ध्यान से देखो, कार्बन में क्या ऐड हो गया है, ऑक्सीजन, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है, तो ये क्या होगा हमारा ऑक्सीजन का एडिशन हमेशा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। दोबारा से एक बार देख लो, ऑक्सीडेशन की 3 कैटेगरी, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना, और रिडक्शन इसका जस्ट ऑपोजिट, ऑक्सीजन का लॉस होना, हाइड्रोजन का ऐड होना और इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ठीक, होप तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर सेगमेंट पे स्विच करते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और यहां पे ये देख लो कि अगर ये हमारा BaSO4 जो है, ये BaSO4 हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो इसको रिड्यूस करने में जो हेल्प कर रहा है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन यहां पे देख लो तुम, सेम उसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहां पे ZnO है, यहां ZnO में से ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो गया। लॉस हो गया, वो जिंक में हमारा कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन का लॉस हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन करने में जो हेल्प कर रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो हमारा कार्बन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज को करने में हेल्प कर रहा है ZnO, तो ये हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, यहां पे हमारा एक थ्योरी का क्विक रिवीजन हो चुका है। ये एक एग्जांपल और है, इसको देख लेना पॉज करके। मैं सीधे क्वेश्चन आंसर पे अब पहुंच रहा हूं, स्विच कर रहा हूं। ओके, वैलेंसी चार्ट है, इसको एक बार तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके, अगर तुम्हें जरूरत लगे इस चीज की तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन,
फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकंपोजिशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो CaO, यहाँ पे वही सेम एग्जांपल है, ये AB है और ये टूट जा रहा है A प्लस B में, तो यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे डीकंपोज हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी हो गई, डीकंपोज हो गई। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन NH3 प्लस HCl और ये कंबाइन हो रहा है, तो देखो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे A प्लस B मिलकर के हमारा क्या बना रहा है, AB। तो ये कैसे रिएक्शन का टाइप हो गया, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिंक। अब यहां से देखो जिंक जो है वो H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है और यहां पे देखो दो ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहां पे डीकंपोज और कॉम्बिनेशन का तो लॉजिक लग ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं वेरी कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो H2SO4 है, अगर इसमें से H2 देखो हटा दो, H2 क्योंकि निकल के आ रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में, और जिंक जाकर के उसकी जगह बैठ जा रहा है। ओके, तो कितना इजी है, यहाँ पे ये A प्लस BC अगर हम इसको ले रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और AC प्लस B, ये हमने टाइप देखा, तो ये क्या है, एक ही कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। यहाँ पे देखो H2 और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये अगला रिएक्शन कौन सी हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। अगला क्वेश्चन देखो AgNO3 NaCl से जब कंबाइन कर रहा है तो AgCl और NaNO3 बन रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, एक बात तुरंत आइडेंटिफाई कैसे करना कि अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल बन रहे हैं तो वहां पे कॉम्बिनेशन और हमारा डीकॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता, वहां पे हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट या बाकी ऑप्शंस होंगे, डिस्प्लेसमेंट और हमारी रिडॉक्स की चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, AgNO3 हमारा जो है वो यहाँ पे AgCl, तो यहाँ पे NaCl है, तो यहाँ से देखो Cl निकल गया और यहां से NO3 निकल गया। अगर NaNO3 बन गया, हाँ बना हुआ है, तो यहां पे NaNO3 एक डिस्प्लेसमेंट हो रही है और AgCl यहां पे बन रहा है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यानी ये AB प्लस CD, यहां पे हमारा जो बन रहा था AD प्लस BC बन रहा था, ये वही रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत इजी है, ध्यान से देखना। यहां पे हमारा रिएक्टेंट देखो क्या है, Na और ऑक्सीजन है। अब देखो ये Na जो है एक ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है NaO। यहां पे मुझे बताओ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है ना, Na में जो Na भी अकेला था उसके साथ अब ऑक्सीजन आ चुका है, तो यहां पे क्या हो रहा है, Na क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। और यहां पे कोई और कंपोनेंट नहीं है। अब यहां पे देखो ऑक्सीजन बच रहा है, ऑक्सीजन पे यहां कोई तीसरा कोई कंपोनेंट तो बना नहीं है। अब ऑक्सीजन यहां पे देखो दो ऑक्सीजन थे और यहां पे जब NaO बना तो कितने ऑक्सीजन बचे, यहां पे एक ऑक्सीजन बचा, तो 2 से 1 में आया, यानी ऑक्सीजन का लॉस, और ऑक्सीजन का लॉस हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। अब यहां देखो कॉपर ऑक्साइड, यहां पे एक ऑक्सीजन है और कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। यहां पे हमारा एक ऑक्सीजन था और यहां पे कितना हो गया, 0 ऑक्सीजन हो गया, तो यहां पे ऑक्सीजन का लॉस क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन देखो यहां पे क्या है, हाइड्रोजन बेचारा भी अकेला था, इसका साथ देने कौन आ गया, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल गया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइम फ्रॉम द कैल्शियम कार्बोनेट इज। अब देखो यहां पे हमारा रिएक्शन टाइप है। अब यहां पे क्विकलाइम, यहां पे थोड़ा सा तुम्हें समझना है। क्विकलाइम देखो CaO जो होता है हमारा, ये होता है क्विकलाइम, ये क्या है, क्विकलाइम। अब ये कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइम फ्रॉम CaCO3, किससे बन रहा है ये, कैल्शियम कार्बोनेट से कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, तो कैसे बनेगा। अब देखो यहां पे क्या होता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, हीट किया जा रहा होता है, तो यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड और हमारा वाटर रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, तो यहां पे ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गई। देखो ना यहां पे क्या हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है ना, ये AB है और ये प्रोडक्ट किसमें बन रहा है, A प्लस B में बन रहा है। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन का टाइप हो गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन का टाइप हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about the reaction given below are correct? MnO2 plus 4HCl, MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। यानी एक रिएक्शन दी है, इससे रिलेटेड हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट को जरा पढ़ते हैं। HCl is oxidized to Cl2, MnO2 is reduced to MnCl2। अच्छा ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड हमें एक इक्वेशन दी हुई है।
ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज दे रहा है। तो देखते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले देखो MnO2 है, MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का लॉस, और ऑक्सीजन का लॉस हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। पहला स्टेटमेंट हमारा मिल गया। दूसरा HCl जो है, HCl कन्वर्ट हो जा रहा है Cl में, यानी हाइड्रोजन का लॉस, और हाइड्रोजन का लॉस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है, में क्लियर हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पढ़ो। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, इधर देखो ध्यान से, HCl जो है ये Cl2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ यही तो हो रहा है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा MnO2, ये रहा हमारा MnO2, MnO2 MnCl2 में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी पहला दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। अब हमारा थर्ड इक्वेशन पे आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट में हमारे आ जाते हैं। MnCl2 कह रहा है, MnCl2 कहां है, यहां देखो जरा ध्यान से, MnCl2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का देखो, हमारा जो प्रोडक्ट साइड होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से लेना देना कुछ भी नहीं होता है, हमारा रिएक्टेंट साइड में ही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, जरा ध्यान से देखो, यहां पे अगर MnO2 हमारा रिड्यूस हो रहा है किसमें, MnCl2 में, ठीक है, MnCl2 में रिड्यूस हो रहा है, तो जो रिड्यूस हो रहा है, जो इसको ये रिड्यूस करवा रहा है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, अब यहां पे ऐसे ही अगर हमारा HCl देखो, हमारा HCl जो हो रहा है वो क्या कहते हैं, एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो MnO2 जो है वो तो रिड्यूस हो रहा है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में थोड़ी काम करेगा। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस रिड्यूस एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, सेम इक्वेशन आ रही है, जरा ध्यान से देखो। MnO2 ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 0, 2 से 0 जा रहा है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इस रिडक्शन को करने में हेल्प कौन करवा रहा है, हमारा एल्युमिनियम की वजह से ये रिएक्शन हो रही है, तो हमारा जो एल्युमिनियम यहां पे हो जाएगा, वो हमारा एल्युमिनियम जो होगा वो होगा हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा था ना, आ गया, ये हो गया हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, हमारा अब देखो एल्युमिनियम को जरा ध्यान से देखो, एक सेकेंड, यस, ओके, एल्युमिनियम देखो, एल्युमिनियम जो है हमारा वो Al2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहां पे कोई ऑक्सीजन था क्या, नहीं, यहां पे ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, और ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो ऑक्सीडेशन को हेल्प करने में हेल्प करेगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल है, अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका करस्पॉन्डेंस पार्ट जो होगा वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसका करस्पॉन्डेंस जो होगा साइड वाला वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा देखो क्या है, Fe2O3 जो है वो देखो ऑक्सीजन का लॉस हो गया, देखो कितना आसान होता है ट्रेस करना, यहां पे क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक, CO कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो, कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। होप अब ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SO2 हमारा यहां पे क्या है, SO2 देखो सल्फर में, अब यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, और ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो यहां पे हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजन के लॉस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का हमारा लॉस होता है रिडक्शन। ठीक, क्लियर है। अच्छा, H2S यहां पे देखो, इस रिएक्शन में जरा ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे एक ही प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो रहा है। H2S जो है यहां पे देखो हाइड्रोजन का भी लॉस हो रहा है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। देखो जरा ध्यान से, यहां पे SO2 हमारा कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, यहां पे हमारा रिडक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहां पे ऑक्सीजन का लॉस हो गया, तो ऑक्सीजन का लॉस हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का लॉस हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl इज अ एग्जांपल ऑफ, अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने एक रिएक्शन देखी थी MnO2, पीछे देखते हैं, ये MnO2 + 4HCl, ये कैसी रिएक्शन थी, यहां जरा ध्यान से देखो, यहां पे ये क्या हुआ था,
यहाँ पे हमारा रिड्यूस हुआ था MnO2 और 4HCl हमारा क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज हुआ था। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन क्या होता है। देखो यहां पे मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में तुम्हें कुछ केमिकल्स के, कुछ कंपाउंड्स के कलर जरूर याद करने हैं, वरना तुम्हारे श्योर हैं कि 1-2 मार्क्स तुम्हारे कटने हैं। तो यहां पे देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हें एक लिस्ट दे दे रहा हूं कुछ, जिसके तुम स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना। देखो जो BaSO4 होता है ये व्हाइट कलर का होता है, FeSO4.7H2O ये यहाँ पे जो क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन वाटर जो होता है इसमें ऐड होता है FeSO4 में, इसका कलर होता है लाइट ग्रीन। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये जो फेरस सल्फेट का क्या कहते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, इसमें से ये वाटर रिमूव हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है और बाद में जब ये हीट करते रहेंगे तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, क्योंकि ये एनहाइड्रस हमारा फेरस सल्फेट बचता है, ये व्हाइट कलर का होता है। और अगर ये हाइड्रेटेड है तो हमारा ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। तीसरा देख लो हमारा AgCl, ध्यान से देखना, AgCl व्हाइट कलर का होता है। और ये एक एक्टिविटी भी थी, AgCl को अगर हम सनलाइट में छोड़ देते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है, Ag+Cl में टूट जाएगा। और ये जो हमारी रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और यहाँ पे ये जो हमारा बनता है प्रोडक्ट Ag, ये ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट जो हमारा कॉपर है, कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन, याद रखना। कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। कॉपर सल्फेट, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट जो होता है ये हमारा ब्लू कलर का होता है। और जो हमारा जिंक सल्फेट होता है, इसके भी क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, इस सबसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कुछ लेके आया हूं, देखना। जिंक सल्फेट का कलर हमेशा कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। और PbI2, PB लेड को कहते हैं, I2 आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है, येलो। और प्रेसिपिटेट, देखो रिएक्शन जब हम करते हैं, जैसे मान लो A+B गिव्स C+D, और किसी रिएक्शन में अगर ऐसा नीचे का साइन बनाया गया हुआ, नीचे डाउन हेडेड एरो बनाई गई है, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में कुछ प्रेसिपिटेट हो रहा है, नीचे कुछ इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। और अगर कोई रिएक्शन में, जैसे मान लो यहाँ पे C है, यहाँ पे टॉप हेडेड एरो अगर बनाई गई है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब होता है कि कोई गैस है, ये कोई गैस है, जैसे मान लो ऑक्सीजन है जो इवॉल्व हो रही है, जो रिएक्शन में निकल रही है, ठीक है। इसको तुम लिख लेना। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन लेड नाइट्रेट, अभी देखो जस्ट अभी मैंने बताया, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन PbNO3 कैसे बनाया, तो देख लो ध्यान से, इसको यहां भी देख लो। PbNO3 जो हमारा NO3 है, इसकी वैलेंसी होती है 1, -1 में होती है, और लेड की वैलेंसी होती है हमारी, क्या कहते हैं, +2 में। तो क्रॉस करके हम हमेशा अपने कंपाउंड को बनाते हैं। जो यहाँ पे होता है ये इसका नंबर को डिनोट करता है, तो बन जाता है PB, यहाँ 1 है, और NO3 हमारा कितना है 2, तो ट्वाइस में होल ट्वाइस करेंगे, 1 को कभी लिखा नहीं जाता, इसीलिए PbNO3 ऐसा हो गया। कह रहा है PbNO3 को मिक्स किया गया है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसको मिक्स किया गया है, यस, पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया गया, तो क्या बनेगा, तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, यहां पे हमारा बन जाता है PbI2, लेड आयोडाइड बन जाता है, जस्ट मैंने अभी बताया था। और ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पे हमारा जो ये क्या कहते हैं Pb था, ये I के साथ यानी आयोडीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और हमारा करस्पॉन्डेंस बन जाता है, वो पोटेशियम नाइट्रेट हमारा बन जाता है। तो ये लेड नाइट्रेट, अभी देखो जस्ट यहाँ मैंने बताया था कैसा कलर होता है, ये देखो लास्ट में ये यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट आता है, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल नेम ऑफ लाइम, देखो लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक, लाइम भी इसी को कह रहे हैं, लाइम भी इसी को कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, CaO, यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा देखो, तुम्हें सीधे कह दे कि कैल्शियम ऑक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है, तो तुम कैसे लिखोगे, तो देखो ऑक्सीजन और कैल्शियम, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है और कैल्शियम की +2 होती है, तो देखो हम हमेशा क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे Ca2O2 बना है, तो इसके फ्रैक्शन में क्योंकि ये एक रेशियो कॉमन है, तो CaO, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है।
तो यहां पे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना हुआ है, हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लेट लाइम। देखो कैल्शियम, ये सब रिएक्शन एनसीईआरटी के इन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा लाइम था, इस लाइम में अगर हम कहते हैं वाटर को ऐड कर देते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। अब देखो इसको याद कैसे रखना। देखो स्लेक का मतलब होता है किसी को मतलब थ्रस्टी हो, प्यास लगी हो, उसको एकदम प्यास उसकी बुझा देना, ठीक है, तो उसे स्लेक्ड है। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा था ये एकदम प्यासा था, इसको पानी जब मिल गया तो एकदम स्लेक्ड, इसको मतलब पानी पिलाना स्लेक्ड, तो ये हो गया स्लेक्ड लाइम। तो मैं जस्ट एक रेफरेंस के लिए दे रहा हूं कि कहीं से क्लिक कर जाए तो मैं, अगर तुम भूलो कि स्लेक्ड लाइम और लाइम में, लाइम इसको पानी की जरूरत थी, प्यासा था, जब पानी मिल गया तो स्लेक्ड लाइम। अब जब पानी मिल गया इसका मतलब CaO की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैसे बना जरा ये भी देख लो। कैल्शियम जो होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2, तो देखो यहां नीचे लिख लो, और OH की वैलेंसी होती है -1। इसको क्रॉस करोगे तो हम सीधे क्या लिखेंगे, क्या बना, Ca1, 1 को लिखते नहीं है इसलिए OH और OH2 है तो 2 लिखना है तो होल ट्वाइस हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए एक सब्सटेंस X का यूज किया जा रहा है। अब कह रहा है कि नाम बताओ, तो जरा याद रख लेना, व्हाइट वॉश के लिए यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है हमने बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X, जो हमारा X है यानी कि हमने आइडेंटिफाई किया है CaO, कह रहा है किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन। अभी जस्ट तो मैंने बताया है कि क्या बन जाएगा, स्लेक लाइम बन जाएगा, CaO2 का होल ट्वाइस। देखो यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जरूर तुम इसे एक नए क्वेश्चन तुम्हारा इसमें बन सकता है एग्जाम में। देखो जब हमारा क्विक लाइम होता है, इस क्विक लाइम को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो स्लेक लाइम बन जाता है, ठीक। व्हाइट वॉश में यूज किया, चूना लेकर के आए थे, पानी में मिलाया और दीवार पे व्हाइट वॉश कर दिया। अब क्या होता है, जब नई नई दीवार को व्हाइट वॉश किया जाता है ना, वो थोड़ी सी येलो कलर की होती है, उसको 2-3 दिन के लिए ऐसे छोड़ देते हैं तो फिर वो येलो कलर की हमारी जो वॉल होती है वो एकदम बढ़िया व्हाइट कलर की हो जाएगी, एकदम व्हाइट कलर की हो जाएगी। ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे कुछ रीजन है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये पड़ा रहता है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, क्या होती है, एनवायरनमेंट में CO2 प्रेजेंट होती है, तो वो 2-3 दिन तक उससे रिएक्ट करता रहता है, और रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और ये एकदम सुंदर सा व्हाइट कलर का होता है। बात समझ में आ रही है। देखो जरा एक बार दोबारा यहां से, ये एक कंजुगेटिव रिएक्शन चल रही है, कैल्शियम ऑक्साइड, पानी पिलाया इसको, स्लेक्ड हो गया, स्लेक्ड जब CO2 से रिएक्ट करेगा तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, मार्बल वही है, जिसको मार्बल का भी कंपोजिशन यही होता है, ठीक है। देखो ये एक क्वेश्चन है, we use a solution of slaked lime to whitewash the wall. In the beginning the wall looks rough and coarse, but after 2 to 3 days the wall appears smooth and shiny. This is due to the formation of, किसका फॉर्मेशन हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट। खोजो कहां है कैल्शियम कार्बोनेट, लास्ट ऑप्शन। कैसे बनाओगे, कैल्शियम की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, इधर इधर क्रॉस किया तो 2-2 है, तो इसको एक रेशियो में मानते हैं 1-1, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ लाइम, CaO। अब बताओ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन सही हमारा, ठीक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द कलर ऑफ FeSO4.7H2O। अगर तुम्हें याद हो अभी मैंने टेबल बनाया था, ये कैसा है, लाइट ग्रीन कलर का है। देखो ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, और जब हम इसको हीट कर देते हैं तो पहले कुछ ब्लूइश ग्रीन कलर का होगा और फाइनल कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। मेंशन द कलर ऑफ FeSO4.7H2O क्रिस्टल्स, हाउ डज दिस कलर चेंज अपॉन हीटिंग, ठीक। और एक रिएक्टिविटी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, और इसके बाद ये टॉपिक बाइंड अप मैं करता हूं। देखो रिएक्टिविटी सीरीज सबने याद कर रखी है, बस एक ट्रिक मेरा दोबारा से याद कर लो ताकि एक क्वेश्चन जो अगला है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली बताता क्या है कि देखो कोई भी रिएक्शन है, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, जैसे कि रिएक्शन अगर हम देख ले, मान लो एक रिएक्शन है Cu, एक सेकेंड, हाँ, CuSO4 और ये रिएक्ट करा है Zn से। अब तुम ये रिएक्शन पॉसिबल होगी कि नहीं, अब तुम सोचो तो कैसे ये निकालोगे। मान लो ये रिएक्शन
ZnSO4 हो गई, हमने बना दिया, प्लस कॉपर निकल गया, तो आखिर इस जिंक ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कैसे कर दिया, क्या था इसके अंदर ऐसा? तो बेसिकली ये जो हमारा जिंक था वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, इस वजह से उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अगर मान लो ऐसे एक और रिएक्शन में अगर तुम्हें दे दूं, ये रिएक्शन ये है कि ZnSO4 रिएक्ट्स विद आयरन, तो अब क्या बनेगा? अब फिर तुम अगर दिमाग लगाओ कि सर FeSO4 अगर बना दिए तो और जिंक निकाल दिए, रिएक्शन बिल्कुल सही है, गलत हो जाएगी रिएक्शन। क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? रिएक्टिविटी सीरीज इसके पीछे का रीजन है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली एक ऑर्डर है, इनकी रिएक्टिविटी, मेटल्स की रिएक्टिविटीज को अरेंज किया गया है कि जो जितना टॉप पे अरेंज किया गया वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहां पे देखो हेडेड एरो जो ऊपर दिया है ये मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे का क्या है? लीस्ट रिएक्टिव, यानी ये सबसे कम रिएक्टिव है, और जो जितना ऊपर है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब यहां पे अभी मैंने दो जो एग्जांपल लिए थे, जरा उसको ध्यान से देखते हैं। मैंने कॉपर और जिंक को लिया था, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूं कॉपर और जिंक को। ठीक है, कॉपर यहां पे है और जिंक अगर तुम देखो तो यहां पे है। अब मुझे बताओ जिंक ऊपर है कि कॉपर? जिंक ऊपर है, तो जिंक सॉल्ट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ऊपर वाला हमेशा अपने नीचे वाले को क्या है, ऊपर वाले के पास ज्यादा ताकत होती है ना, नीचे वाले को मार के भगा देता है। अब यहां देखो अगली बार क्या बात हो रही थी, यहां पे आयरन था और ये जिंक, अब ये आयरन जिंक के पास गया, अब इसके पास क्या इतनी ताकत है? नीचे वाले के पास कोई ताकत होती है? नहीं, तो जिंक को ये नहीं कर पाया डिस्प्लेस, इसलिए यहां रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसको याद करने का देखो एक सिंपल तरीका है, अपने अपने तरीके से सब याद करते हैं, एक ये मेरा तरीका है, ध्यान से सुन लो। देखो पहले एक ट्रिक है, काशीनाथ का मगरू, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आलू जरा फीका, आलू यानी एल्युमिनियम, जरा यानी जिंक, फीका यानी Fe, Pb यानी पकाता यानी लेड है। ठीक है, अब जरा हाइड्रोजन को ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन को एक बेस माना गया है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले सब रिएक्टिव होते हैं और इसके नीचे वाले बहुत ही ज्यादा हाईली अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब ये एकदम पड़े रहते हैं। इसलिए देखो कॉपर, जरा ध्यान से सुनना, कॉपर Hg, Ag, Au, तो देखो हमारी जो ज्वेलरी है, हमारे जो क्वाइंस हैं, हमारे जो बर्तने हैं, ठीक है, कॉपर, ये सब इसी के बनाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, पर जो जितने ऊपर वाले हैं वो देखो ज्यादा रिएक्टिव हैं। अब हाइड्रोजन के नीचे वाले क्या मैंने बोला? लीस्ट रिएक्टिव है। तो देखो नीचे वाले को याद रखने की क्या टेक्निक है, देखो CO, क्यूंजी, हांजी, एजी और पिटो। अब देखो काशीनाथ जो है इनका एक कुक है मगरू, वो जो है आलू जरा फीके पकाया था, तो देखो क्या है, तो उसी बात को एक हम लोगों ने बना दिया, एक राइमिंग बना दी है कि काशीनाथ का मगरू आलू जरा फीके पकाता है, क्यों जी, हां जी, एजी और पिटो, पिट रहा बेचारा काशीनाथ का जो मगरू था। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर हमारा है, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। यहां पे देखो 3 रिएक्शंस दी गई हैं और इनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा गया कि विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव, विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, और यहां पे हमारा क्या है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज लिस्टेड अबव। ठीक है, कैसा है देखो, यहां पे देखो पहली रिएक्शन देखो क्या है, A2O3। अच्छा यहीं पे मैं बता रहा हूं। अच्छा तुम अगर यहां ध्यान से देखो कि यहां पे जो B है ये बस एक ABC फॉर्म में रिएक्शन दिया गया है, बस उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। अब तुम जरा ध्यान से देखो कि B जो है वो A को डिस्प्लेस कर दिया, यानी जो B है वो ऑब्वियसली बात है स्ट्रांग है इसे, ये बात यहां से कंफर्म हो रही है। अगला स्टेटमेंट देख रहे हैं हम, अगला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, यहां पे CSO4 प्लस 2B है, तो अब यहां जरा ध्यान से देखो B जो है C को भी भगा दिया है ना, यानी B जो है वो C से भी रिएक्टिव है, यानी जो हमारा B है वो C से रिएक्टिव है। 2 स्टेटमेंट क्लियर हो रही हैं। थर्ड बात देखो क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है CO प्लस 2A, यानी A जो है वो देखो C को डिस्प्लेस कर दिया, यानी जो A है वो C से ज्यादा रिएक्टिव है, तो C ऑब्वियसली बात है अरेंज पूरा हो गया, यानी B हाईएस्ट रिएक्टिव है। पहले का आंसर क्या है, मोस्ट रिएक्टिव B, विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव इज C, और यहां पे रिएक्शन हर जगह क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रही है, तो ये रिएक्शन का टाइप क्या था, डिस्प्लेसमेंट। होप तुम्हें टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।